हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं शाखाएं। मुद्रा, बचत एवं शाखाएं, इकाई 3। क्वेश्चन आगे बढ़े तो आज के युग में मुद्रा की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आज के युग में मुद्रा की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आज की समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है। आज के युग में मुद्रा की भूमिका बहुत काफी बढ़ गई है। आज का समस्त आज के समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो मुद्रा पर ही निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। वर्तमान युग में उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। इस तरह मुद्रा हमारे जीवन के एक आवश्यक अंग है। आधुनिक समाज को मुद्रा से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जो आगे देखेंगे। आधुनिक समाज से मुद्रा को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इससे आगे पढ़ेंगे। और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। इसके कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? तो मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति किस पर निर्भर है? तो मुद्रा पर ही निर्भर है। आगे बढ़े तो ट्रांसलेट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी व्यवस्था का हृदय नहीं है तो प्रवाह तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यदि हमारे मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह अवश्य ही है। रक्त प्रवाह अवश्य ही है। इस तरह मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। इस प्रकार मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति है। क्या है? तो जीवन शक्ति है। आधुनिक युग में बचत एवं साख की महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग में बचत एवं साख की महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का इतिहास। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है या मानी जाती है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ किससे मानी जाती है? तो ये मुद्रा को मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता विकास के इतिहास कहा जाता है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, जब मनुष्य की आवश्यकता सभ्यता के प्रारंभिक में मतलब शुरू की अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, तब वह हमारी आवश्यकता को पूर्ति अपने अपने आप के उत्पादन से कर लिया करते थे। अपने आप से उत्पादन से कर लिया करते हैं। लेकिन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, साथ ही उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि होने लगी। जब लोगों की संख्या में वृद्धि हुई तो उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि होने लगी। तब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होने में कठिनाई महसूस होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में कठिनाई महसूस होने लगी। अब वे आपस में एक दूसरे द्वारा उत्पादित हुई चीजें अथवा वस्तुओं को आदान प्रदान कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। अब आपस में उत्पादित वस्तुओं को एक दूसरे के द्वारा आदान प्रदान मतलब ये वस्तु किसी और को देकर उनसे कोई और वस्तु लेकर अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेते थे अधिकांश। फिर आगे देखें तो अधिकांश अधिकांश
अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज आज दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ रहा है। अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के लिए आज हमें दूसरे व्यक्तियों पर करना पड़ रहा है। आज प्राय प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। आज प्राय प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होता है उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। अतः आप आज विनिमय का महत्व काफी बढ़ गया है। अधिकांश वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए आज दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है। आज प्राय प्रत्येक मनुष्य किसी कार्य में अपना समय लगाता है, किसी कार्य को मनुष्य कर रहा है और उससे जो आय प्राप्त होता है उससे अन्य वस्तुओं को प्राप्त करता है, जिससे वो अपने अतः आज विनय का महत्व काफी बढ़ गया है। और आगे बढ़ें तो विनिमय का स्वरूप विनिमय दो रूप हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? तो विनिमय के दो रूप हैं। कौन कौन रूप है? तो एक में देखें तो एक में वस्तु विनिमय प्रणाली और दो में मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली इस प्रणाली को कहा जाता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो उसके बारे में देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। अर्थात दूसरे शब्द में किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु ले लीजिए, फिर दूसरा वस्तु देकर तीसरा ले लीजिए, यानी गेहूं को देकर चावल बदल लीजिए, सब्जी देकर तेल बदल लीजिए, दूध देकर दही बदल लीजिए। जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है, उदाहरण में जो आए, उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, जैसे क्या है, गेहूं से चावल बदलना, और सब्जी से क्या बदलना है, तेल बदलना, और दूध से दही बदलना। यह प्रणाली पुराने जमाने से प्रचलित है। व्यवहारिक रूप से इस प्रणाली में लोगों को अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह प्रणाली जो है पुराने जमाने से प्रचलित है। आज भी आप अनाज देकर एक कोई सामान खरीद लेते हैं, उस अनाज के बदले में कोई वस्तु खरीदते हैं जो पुराने जमाने से ही इसी तरह के प्रचलित है। लेकिन उसमें भी व्यवहारिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में हम देखेंगे। आगे बढ़ें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। अब वस्तु विनिमय क्या था, जान लिया हम लोग। अब देखेंगे वस्तु विनिमय की प्रणाली की कठिनाई क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को वो निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाई का सामना करना पड़ा। और क्या है कठिनाई, तो एक नंबर देखें तो आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव। तो क्या इसमें, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से यह प्रमुख कठिनाई होती थी कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब किसी एक ही जरूरत दूसरे से मेल खाता हो। लेकिन ऐसा कभी संयोग भी होता था। जैसे देखिए, अगर आपको सब्जी की जरूरत है और उसको गेहूं की जरूरत है, तो ये आवश्यकता नहीं है कि हमेशा ये मिले और एक दूसरे से बदला हो जाए। अगर आपको सब्जी की जरूरत है और उसे गेहूं की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत है, दूध की जरूरत नहीं, उसको दूसरी कोई चीज़ की जरूरत है, जैसे कपड़े की जरूरत है वगैरह है, तो इससे एक दूसरे की तालमेल नहीं बैठ पाता था, जिससे वस्तुओं की विनिमय की प्रणाली नहीं होता। तो मतलब अदला बदली नहीं हो सकता। जब किसी को एक वस्तु देकर उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं मिलेगा, तब तक तो कोई अदला बदली ही नहीं होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इसी तरह की कठिनाई होने लगा। तो उसके बाद आगे देखें तो किसी की जरूरत, देखिए सेम आगे वही बात, किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए,
ऐसा ऐसा लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी की ज़रूरत किसी से मेल खा जाए, जैसे एक दूसरे की ज़रूरत मिल जाए। ऐसी स्थिति में विनय प्रणाली में कठिनाई होती थी। जब एक दूसरे की ज़रूरत नहीं मिलती थी, तो ऐसी स्थिति में विनय प्रणाली में कठिनाई होती थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आवश्यकता के दूसरे दो आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव से एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको समझिएगा। लेफ्टिनेंट कैमरून अफ्रीका में एक नदी पार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? एक नदी पार करना चाहते थे। कहाँ पे? तो अफ्रीका में। तो नदी पार करना से नाविक नदी पार कराने के लिए हाथी दांत मांगता था। नाविक नदी पार कराने के लिए क्या मांगता था? हाथी दांत पर मांगता था, जो उनके पास नहीं था। क्रोरेन ने पता लगाया कि एक दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है। अब उसने पता लगाया, क्रोरेन ने क्रेमोन क्रेमेरेन ने यह पता लगाया कि दूसरे व्यक्ति के पास हाथी दांत है। अब देखिए, इनके पास तो हाथी दांत नहीं है, और उनको चाहिए नाव नाव पार करने के लिए क्या चाहिए? हाथी दांत चाहिए, और इनके पास हाथी दांत नहीं है। तो इन्होंने पता लगाया कि किसी दूसरे के पास हाथी दांत है, जो बदले में कपड़ा चाहता है। जो बदले में क्या चाहता है? कपड़ा चाहता है। लेकिन अब क्या है, तो देखेंगे आगे। पेज नंबर, देखिए, वो तो कपड़ा चाह रहा था, लेकिन केरेमो केमेरोन के पास कपड़ा भी नहीं था। केमेरोन के पास कपड़ा भी नहीं था। तो कुछ समय बाद केमेरोन को पता चलता है कि तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है। अब उनको पता चलता है तीसरे व्यक्ति के पास कपड़ा है, और उसके बदले में वह तार चाहता है। उसके बदले में वो क्या चाहता है? तार चाहता है। संयोग से केमेरोन के पास किमरोन के पास तार था। संयोग से क्या था? किमरोन के पास तार था। तो देखिए, एक आदमी से आवश्यकता नहीं मिला, दूसरे आदमी से नहीं मिला, तीसरे आदमी से जाकर मिला, जिसके जिस उसने तार देकर कपड़ा लिया। उसने क्या किया? तार देकर कपड़ा लिया, और कपड़ा देकर हाथी दांत लिया। और पहले तार दिया और कपड़ा लिया, फिर कपड़ा देकर हाथी दांत लिया। पहले क्या किया? तार दिया और क्या लिया? कपड़ा लिया, क्योंकि उसके पास कपड़ा था। फिर कपड़ा देकर क्या किया? हाथी दांत लिया, तथा तथा हाथी दांत देकर नदी पार की। लोगों से मिलना पड़ा, और 3 लोगों से अदला बदली करना पड़ा, लेन देन प्रदान प्रदान करना पड़ा। इस इस तरह के दूसरे संयोग के अभाव में इस तरह के दूसरे संयोग के अभाव में इसका बहुत समय बर्बाद हुआ। इस तरह के दोहरे संयोग के अभाव में उसका समय बहुत बर्बाद हुआ, जो निश्चित है ये बर्बाद होगा ही, क्योंकि एक दूसरे से आवश्यकता नहीं मिलेगा, तो दूसरे से फिर तीसरे से इस तरह करने से समय की बर्बादी होगा। और वस्तु विनय प्रणाली की कठिनाई देख लेंगे। यहाँ एक में दिया हुआ है, वह आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव। दो में दिया हुआ है मूल्य के समान मापक का अभाव। तीसरा में दिया है मूल संचय का अभाव। अब चौथा में दिया है सब विभाजन का अभाव। अब पांचवा में दिया है भविष्य के भुगतान की कठिनाई। और छठा में दिया है मूल हस्तांतरण की समस्या। मूल हस्तांतरण की समस्या। और आगे बढ़ा जाए तो बढ़ा जाए आगे। और आगे देखिए क्या कर रहा है, कुछ तो कह रहा है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है मूल्यों के समान मापक का अभाव। मूल्यों के समान मापक का अभाव। मूल्य के समान मापक का अभाव। तो कह रहा है वस्तु, यहाँ वस्तु है जो नहीं दिखाई दे रहा। वस्तु विनय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई मूल्यों के मापने में संबंधित होती थी। वस्तु विनय की प्रणाली की दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती थी? वस्तु विनय की मापने में सबसे बड़ी कठिनाई होती थी। मतलब एक चीज देकर दूसरी वस्तु ले ली, लेकिन कितने वस्तु देकर और कितने वस्तु लेना है, ये ही प्रॉब्लम होने लगता। कठिनाई मापने में कठिनाई होती थी। ऐसा कोई ऐसा कोई ऐसा जो था सामान्य मापक नहीं था जिसके सहयोगिता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार ठीक प्रकार से मापा जा सके। ठीक प्रकार से क्या किया जा सके? मापा जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल चावल के बदले में कितना
उदाहरण के लिए एक शेर, शेर चावल, ये वाला शेर नहीं, शेर पहले चलता था। शेर चावल के में कितना घी दिया जाए, अब एक शेर चावल में कितना घी दिया जाए, अब इतना ही दे दो, एक शेर चावल दे दिया, इतना एक डिब्बा घी चाहिए। इस तरह तो संभव नहीं होता था। चाहे नहीं तो एक डिब्बा दे दिया और कितना चावल दिया जाए, तो एक शेर चावल देने से भी संभव नहीं होता था। तो क्या हुआ, यही कठिनाई होने लगा। यह एक गाय के बदले में कितने बकरियां दिया जाए। देखिए अब एक गाय, गाय है बहुत ज़्यादा बड़ा, और उसके में भी, और उसके बदले में कितने बकरियां दिया जाए, 2 4 5 6, कितना बकरियां दिया जाए। तो एक गाय के बदले पूरा होगा कितने बकरियां देने के बाद, यही कठिनाई होने लगा। तो मूल्य के समान मापक का अभाव, मूल्य के समान मापक के अभाव के कारण इस प्रकार की कठिनाई होने लगा जी। एक गाय देकर कितने बकरियां लें, चाहे चाहे एक भैंस को देकर, या एक भैंस को देकर कितना गाय लें, कितना बकरियां लें। तो इस तरह की तुलना करने में कठिनाई होने लगा। और तीसरा नंबर और देखिए तीसरा नंबर क्या है। तो तीसरा नंबर में कह रहा है मूल्य संचय का अभाव, मूल्य संचय का अभाव। मूल्य वस्तु विनय प्रणाली लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्तियों के कुछ ऐसा व्यवहार में व्यक्तियों के कुछ ऐसी वस्तुओं के उत्पादन करना ऐसी वस्तुओं के उत्पादन करना जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी आदि की लंबी अवधि तक संचय करना कठिन है। अब देखिए चावल से तो मछली बदल दिए, लेकिन मछली कितना दिन रखिएगा, चावल तो कुछ दिन रह जाएगा, लेकिन मछली नहीं रहेगा, उसके बाद फल भी नहीं रहेगा, उसके बाद सब्जी भी नहीं रहेगा। तो इस तरह की कठिनाई होने लगा। और तीसरा नंबर चलें तो तीसरा नंबर में है, नहीं तीसरा तो ये था मूल्य के संचय का भाव, और चौथा सविभाजन का भाव। क्या है, सविभाजन का भाव। वहाँ उससे पहले हम लोग यहाँ देखिए 6 स्टेप पढ़े थे, यही 6 स्टेप को डिटेल में मतलब पूरा विस्तार में पढ़ रहे हैं लोग ना। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, तो यहाँ 3 तक समाप्त हो गया। और चौथा नंबर देखेंगे सविभाजन के अभाव। क्या अभाव, तो सविभाजन के अभाव। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन ही नहीं किया जा सकता, मतलब बांटा ही नहीं जा सकता है। यदि इनका विभाजन कर दिया जाए तो इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इनका अगर विभाजन कर दिया जाए तो इनकी उपयोगिता नष्ट हो जाए। अगर बकरिए के विभाजन कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता रहेगा, हाँ उपयोगिता एक दिन है, मीट चावल बनाइएगा खा लीजिए, खत्म। मुर्गी के विभाजन कीजिए, मुर्गी को काट दीजिए तो उसकी उपयोगिता रहेगा, एक दिन रहेगा, बनाए खा लिए, उसके बाद नहीं रहे। तो वस्तु विनय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब एक गाय के बदले 3 4 वस्तुएं लेनी होती थी। अब एक गाय के बदले 3 4 वस्तुएं लेनी होती थी, और ये वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी। यह वस्तुएं क्या होती थी, अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी। इस स्थिति में गाय के 3 4 टुकड़े नहीं किया जा सकते। सेम बात आ गया, वही बात आ गया। गाय के 3 4 टुकड़े नहीं किया जा सकते, क्योंकि ऐसा करने में गाय की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ऐसा करने में क्या हो जाती है, गाय की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति को विनिमय कार्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति को विनिमय कार्य नहीं हो सकता। अब देख लिया यहाँ चौथा। अब देखेंगे पांचवा, भविष्य के भुगतान की कठिनाई। पांचवा में है भविष्य के भुगतान की कठिनाई, जो आगे पढ़ेंगे। भविष्य के भुगतान की कठिनाई, भविष्य के भुगतान की कठिनाई, भविष्य के भुगतान की कठिनाई।
भविष्य के भुगतान की कठिनाई। देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली को उधार लेने और देने की कठिनाई होती थी। अब देखिए कोई वस्तु अब उधार हो गया, मतलब हाँ आपके पास चावल है तो दे दीजिए 2 सेर 5 सेर 6 सेर, लेकिन उसके बाद बदले में जब मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं देंगे। तो ऐसे प्रणाली में उधार देने और लेने में कठिनाई होती थी। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए गाय उधार दे देता है। यहाँ उदाहरण में गाय दिया है, गाय उधार दे देता है और इस अवधि में बीतने पर वह गाय को लौटा देता है। इस अवधि को बीतने पर वह गाय को लौटा देता है। लेकिन इन दोनों वर्षों के अंदर उधार देने लेने वाले व्यक्ति गाय का दूध पिया। अब देखिए इन दोनों वर्षों में उधार लेने वाले व्यक्ति क्या किया, गाय का दूध पिया तथा उसके गोबर का जल जलावन भी में प्रयोग किया। उसके गोबर का, देखिए गाय तो उधार ले लिया है और 2 वर्ष तक डटा के दूध पी रहा है। उतना ही नहीं, उसके गोबर के जलावन के में भी उपयोग कर रहा है। इस प्रणाली के में उधार देने वाले को घाटा होता था। इस प्रकार इस प्रणाली में उधार देने वाले को घाटा होता था, जबकि उधार लेने वाले फायदे में रहता था। अब जबकि उधार लेने वाले फायदा में हो रहा है, क्योंकि उसको दूध पी रहा है डटा के, उसके बाद में उसके गोबर से जलावन का भी उपयोग कर रहा है, तो इसको फायदा ही फायदा है, इसमें उसका घाटा इसका तो क्या जाता है। अब चलिए आगे देखें ऑप्शन नंबर 6 किसका ऑप्शन चल रहा है, तो वस्तु विनय प्रणाली की कठिनाई के बाद का ऑप्शन चल रहा है। वस्तु विनय प्रणाली का कठिनाई के ऑप्शन चल रहा है। जो इसका मेन हेडिंग था वस्तु विनय प्रणाली, क्या था, वस्तु विनय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6 मूल्य हस्तांतरण की समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य की हस्तांतरण की कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता हो। अब देखिए एक वस्तु को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता है, ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था क्योंकि उसे बेचना कठिन था। अब देखिए ऐसी स्थिति में अब कोई यहाँ रह रहा है, जैसे मोतिहारी में रह रहा है, हम लोग की मोतिहारी जिला, तो मोतिहारी जिला में रह रहा है। अब उसको जाना है कहाँ, पटना, दिल्ली, अब दूसरी जगह जाना है। तो यहाँ तो बेचने में कठिनाई होती थी और उसको ज़मीन उसकी संपत्ति छोड़ के या तो लेके जाइए और यहाँ तो छोड़ के जाइए, तो अब ज़मीन कैसे लेके जाइएगा, ज़मीन तो छोड़ के जाना पड़ता था। तो इस सब और वहाँ जाकर बसना पड़ता था उसको। तो इस तरह से संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था और उसे बेचने में कठिनाई होती थी। तो ये है मूल हस्तांतरण की समस्या। इस तरह मूल हस्तांतरण की समस्या। अब चलेंगे डिटेल। उसके बाद है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई के कारण मनुष्य के द्वारा ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जो उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में कठिनाई का समाधान दे सके। उन्हें बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में उन्हें कठिनाई का समाधान दे सके। इन्हीं कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का विस्तार किया गया है। इन्हीं कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा का आविष्कार क्यों किया गया, तो इन वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई के कारण मनुष्य अपनी ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता के हेतु आवश्यकता हुई जो बाजार व्यवस्था में लाने के क्रम में इन कठिनाइयों को समाधान दे सके और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। इसी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। क्योंकि देखिए हाँ यहाँ देखिए उस संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता था, लेकिन उसे संपत्ति बेचना कठिन था। अब इसी संपत्ति बेचना, जैसे इसी तरह की हर वस्तु बेचना, ओनली संपत्ति बेचना नहीं, सिर्फ संपत्ति बेचना ही नहीं, सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, तो आविष्कार हुई, तो मुद्रा की आविष्कार हुई। इन मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में खुशहाल आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकी। अब देखिए वहाँ जो प्रॉब्लम था, जैसे एक गाय देकर कितना बकरी ले, एक भैंस देकर कितना गाय ले, वो इस तरह के
एक सेर चावल देके कितना घी ले, इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्व हुआ, इस तरह की समस्या का समाधान हुआ। किसका आविष्कार करके? मुद्रा का आविष्कार करके। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपाधि है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपाधि है। सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन और राजनीति में मत यानी वोट का स्थान है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का स्थान है। अब सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि जिस तरह यंत्र यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अगिन और राजनीतिक में मत यानी वोट का स्थान है, का वही स्थान है आर्थिक जीवन में किसका है? मुद्रा का है। फिर आगे बढ़े तो मनुष्य के सामाजिक व्यवसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मनुष्य के सामाजिक एवं व्यवसायिक जीवन का संचालन मुद्रा के माध्यम से ही होता है। मुद्रा के आविष्कार से ही वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाई का समाधान हो गया। मुद्रा के आविष्कार से ही वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों का समाधान हो गया। इस संदर्भ में क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। देखिए, मनुष्य के द्वारा जो भी आविष्कार है वो तो महत्वपूर्ण ही है ही, उसके साथ ही मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके साथ मुद्रा का आविष्कार महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और आगे बढ़े तो मुद्रा के आविष्कार तो करा दिए लोग, हम लोग नहीं कराए, मतलब उस समय हुआ। फिर देखें मौद्रिक प्रणाली के में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रणाली से पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बेचकर वस्तुएं और सेवाओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता था। वस्तु और सेवाओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता था। फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीद लेता था। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद वस्तु के आदान प्रदान की जरूरत नहीं है। वो या तो वह वस्तुओं को व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता था। सेवा को बेचकर मतलब कोई काम करके मुद्रा प्राप्त करता है, रुपया पैसा प्राप्त करता था। और उसी रुपया पैसा से वह अपनी वस्तुएं, जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, वो वस्तुएं खरीद लेता था। वह वस्तुओं को लेन देन का चक्कर छूट गया। अब चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम पर कार्य करता था, चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम से कार्य करता था, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वास्तव में वस्तु के विकास के इतिहास एक तरह का से मानव सभ्यता के विकास का ही इतिहास है। वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का विकास का ही इतिहास है। मानव सभ्यता का विकास का ही इतिहास है। अब आगे देखेंगे विश्व की मुद्राएं। देखिए, यहाँ मुद्रा के विकास आविष्कार हो गया। उसके बाद सभी देश की अलग अलग मुद्राएं हैं। विश्व के कुछ मुद्राएं को दिखाए गए हैं। विश्व के मुद्राएं को देखें। ये हो गया विश्व की मुद्राएं। मेमोरी फुल। मेमोरी फुल होने की वजह से शायद ये पूरी चैप्टर इसमें ना समाप्त हो पड़े, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मेमोरी फुल हो जाने की वजह से। विश्व की मुद्राएं पर एक वीडियो पहले भी बन चुका है। वो अगर पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वह अपन जाकर प्ले लिस्ट में देखना ना भूलें, या चैनल के पेज पर जाकर देखना ना भूलें। और देखिए, यहाँ देश और मुद्राएं,
देश भारत, और भारत का मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान का भी क्या है? रुपया। और बांग्लादेश का भी है, बांग्लादेश का है टक्का। नेपाल का क्या है? तो रुपया। अमेरिका का क्या है? तो डॉलर। और इंग्लैंड का क्या है? पाउंड। रूस का है क्या? रूबल। और सिंगापुर का क्या है? डॉलर। अफगानिस्तान के अफगानी। ईरान के रियाल। इराक के दिनार। स्वीडन के, एक मिनट, क्रेन, क्रेन। अब आगे बढ़े तो मुद्रा के कार्य क्या है? मुद्रा के कार्य, आधुनिक समय में मुद्रा वस्तु बहुत से कार्यों में संपन्न होती है। आधुनिक समय में मुद्रा बहुत से कार्यों में संपन्न होती है तथा इसी इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। इसके कार्यों में क्रमशः वृद्धि होती जा रही है। साधारण मुद्रा के निम्न चार कार्यों को ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साधारण मुद्रा के निम्न चार कार्यों को ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, महत्व दिया गया, महत्व कार्य किया गया है, दिया गया है, बातें नहीं, महत्व दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 53। और देखिए, साधारण मुद्रा के निम्न चार कार्यों में ही महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। वो कार्य कौन कौन है? तो देखते हैं। वे वे विनिमय के माध्यम। दो में है मूल के मापक, और तीन में है विलंबित भुगतान का मान, और चार में है मूल का संचय। चार में क्या है? मूल का संचय। मुद्रा के इन चारों कार्यों को प्राय अंग्रेजी की एक कविता द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया। अंग्रेजी की एक कविता है, और हिंदी में इस प्रकार, हिंदी सेम वही है, हिंदी इंग्लिश, इसलिए हिंदी में बता रहे हैं। हिंदी में इस तरह के से कहा जा सकता है। मुद्रा के चार कार्य महान, मापन, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। क्योंकि मेरा जो भी सब्सक्राइबर है हिंदी मीडियम है, और हिंदी इसलिए मैं हिंदी पर ज़्यादा जोर देता हूँ, और हिंदी। चलिए आगे बढ़े। तो करा, लेकिन आजकल अर्थशास्त्रों के द्वारा मुद्रा के और भी बहुत से कार्य बताए गए हैं। आजकल शास्त्रियों के द्वारा मुद्रा के बहुत से कार्य बताए गए हैं। संक्षेप में मुद्रा के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। संक्षेप में क्या है? मुद्रा के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। और एक में क्या है? तो निम्नलिखित एक में क्या है? विनिमय के माध्यम के बारे में जाने। तो मुद्रा विनिमय का यह माध्यम क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा मध्यस्थ का कार्य करता है। मुद्रा के आविष्कार के कारण जब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। अब वस्तु या सेवाओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है। अब क्या की जाती है? वस्तु या सेवाओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है, तथा मुद्रा से अपनी ज़रूरतों की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है तथा मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है। इस तरह मुद्रा के विनिमय कार्य को बहुत ही आसान बना दिया गया है। चूंकि मुद्रा विधिग्रही भी होते हैं, इस कारण इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। मुद्रा के द्वारा किसी भी समय विनिमय किया जा सकता है। दो में क्या है? तो मूल्य के मापक। मूल्य के मापक। तो मूल्य
मुद्रा मूल्य का मापक है कि मुद्रा के द्वारा वस्तुओं के मूल्यांकन करना सरल हो गया। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन करना सरल हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह थी कि वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। वस्तुओं का सही तौर पर मूल्यांकन नहीं हो पाता था। ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है कि किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा। इस कठिनाई को दूर कर दिया किस वस्तु का कितना मूल्य होगा। मुद्रा द्वारा यह पता लगाना सरल हो गया, चूंकि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है। चूंकि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए एक मापदंड होता है। वस्तुओं के मूल मापन मापदंड मुद्रा की ही है। मुद्रा की इस महत्वपूर्ण कार्य के कारण विनिमय करने की सुविधा हो गई, क्योंकि बिना मूल्यांकन के विनिमय का कार्य उचित रूप से संपादित नहीं हो सकता। उचित रूप से संपादित नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़े। पेज नंबर 54 और ऑप्शन नंबर 3। पेज नंबर 54 और ऑप्शन नंबर 3। चलिए, 3 में है विलंबित भुगतान का मान। विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है। आधुनिक युग में बहुत से आर्थिक कार्य उधार पर होता है और उसका भुगतान बाद में किया जाता है। दूसरे शब्दों में भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। भुगतान विलंबित या स्थगित होता है। विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। क्या है? सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण का भुगतान करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। इसके द्वारा ऋण का भुगतान करने में भी काफ़ी सुविधा होती है। मान लीजिए राम ने श्याम से 1 साल के लिए 100 रुपये उधार लिया। 1 साल के लिए कितना रुपये? 100 रुपये उधार लिया। अवधि समाप्त हो जाने पर राम श्याम को 100 रुपया मुद्रा के रूप में वापस दे सकता है। अवधि समाप्त हो जाने पर राम श्याम को 100 रुपया मुद्रा के रूप में वापस कर सकता है। इस तरह मुद्रा के रूप में ऋण के भुगतान तथा विलंबित भुगतान की सुविधा हो गई। चूंकि साख अथवा उधार आधुनिक व्यवस्था की रीढ़ है। चूंकि साख तथा उधार आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आधुनिक व्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। और मुद्रा ने उधार देने और लेने के कार्य में काफ़ी सरल बना दिया है। और मुद्रा ने उधार लेने और देने का कार्य को काफ़ी सरल बना दिया है। इस तरह के सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थे। क्या थे? नहीं थे। और 4 में देखें मूल्यों का संचय। 4 में देखें तो मूल्यों का संचय। और फोन में अधिक जगह नहीं होने के बाद अगर रिकॉर्ड रुक जा रहा है तो इसके बाद अगली पार्ट 2 आएगा इसका, जिसमें पूरी डिटेल में इसके आगे की जो भी बाकी रहे उसका वीडियो आएगा। सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, जाकर वहाँ से देखना ना भूलें। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? चौथा नंबर, मूल्य का संचय। क्या थे? मूल्यों का संचय।
मूल्यों का संचय। मूल्यों का संचय। मूल्यों का संचय। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना रखना चाहता है। मनुष्य भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहता है। वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं की महत्व वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकता की महत्वपूर्ण है। यही इसी कारण यह जरूरी है कि मनुष्य के लिए इसी कारण यह जरूरी है कि भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। क्या जरूरी है? भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखा जाए। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखा जा सकती है। इसे संचित या जमा करके रखा जा सकती है रखी जा सकती है जमा करके रखी जा सकती है। वस्तु विनय प्रणाली में संचय करके रखने में कठिनाई होती है। वस्तु विनय प्रणाली में संचय करके रखने में क्या होती है? कठिनाई होती थी, अभी नहीं होती थी। वस्तुओं के सड़े गले जाने पर नष्ट हो जाता था। वस्तुओं के सड़े गले जाने पर नष्ट हो जाने का डर बना रहता था। वस्तुओं के गल जाने पर वस्तु को नष्ट हो जाने का डर बना रहता था। लेकिन मुद्रा में इस कठिनाई को दूर कर दिया। लेकिन क्या कर दिया? मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। रुपया पैसा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। यह रखने से सड़े गलेगा नहीं। और मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रख सकते हैं। उस मुद्रा को बहुत दिनों तक हम संचित करके रख सकते हैं। लंबी अवधि तक संचित करके रखने पर भी मुद्रा खराब नहीं होता। लंबी अवधि तक लंबी अवधि तक संचित करके रखने पर भी मुद्रा कौन सी होता है? खराब नहीं होते। अब आगे देखेंगे। मूल्य संचय का हस्तांतरण। मूल्य का एक आवश्यकता कार्य मूल्य का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। आधुनिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया। आधुनिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चल गया। वस्तुओं के क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा। वस्तुओं के क्रय विक्रय अब दूर दूर तक होने लगा। इस कारण क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करने की जरूरत महसूस होने लगी। इस कारण क्रय शक्ति को इस स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करने की जरूरत महसूस होने लगी। चूंकि मुद्रा के समान स्वीकृत का गुण विद्यमान था। के गुण विद्यमान था। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता था। एक स्थान पर संपत्ति बेचकर कई नई स्थान पर संपत्ति खरीद सकता था। इसके अलावा मुद्रा के रूप में धन का लेन देन होती थी। इसके अलावा मुद्रा के रूप में ही धन का लेन देन होती थी। एक वस्तु खरीदने के लिए भी मुद्रा की जरूरत है और दूसरी वस्तु खरीदने के लिए भी, नई संपत्ति खरीदने के लिए भी क्या है? मुद्रा की जरूरत है। जो नई पुरानी संपत्ति बेचेगा तो मुद्रा मिलेगा और नई संपत्ति खरीदने पर भी मुद्रा की जरूरत है। यानी दोनों जगह मुद्रा की लेन देन होती थी। मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित किया जा सकता है। उसके बाद है छठा, साख का आधार। क्या है? साख का आधार।
वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर ही कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलित नहीं हो सकते। बिना मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, साख पत्र क्या हो गया? साख पत्र क्या हो गया? तो चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि प्रचलित नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए जमाकर्ता चेक के प्रयोग से तभी कर सकता है। उदाहरण के लिए जमाकर्ता चेक का प्रयोग तभी कर सकता है जब बैंक में उसका खाता में पर्याप्त मुद्रा हो। जब उसके बैंक में जब बैंक के खाते में पर्याप्त मुद्रा हो। व्यापारिक बैंक भी मुद्रा का संचयन नगद कोष के आधार पर भी कर सकते हैं। व्यापारिक बैंक भी मुद्रा के सर्जन नगद कोष के आधार पर भी कर सकते हैं। यदि नगद मुद्रा का कोष अधिक है तो अधिक साख के निर्माण से हो सकता है। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने पर साख की मात्रा में भी कमी हो जाती है। नगद मुद्रा के कोष में कमी होने से साख की मात्रा भी कम हो जाती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। इस तरह मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। और इसके बाद की वीडियो में आएगा मुद्रा क्या है। मुद्रा है क्या? 10th की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।